देश या प्रदेश की राजनीति का प्रतिनिधित्व कोई एक दल करता है, लेकिन उस दल को उस मुकाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है उस पार्टी के अध्यक्ष की। जी हां, भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 2 से 47 तक पहुंचाने वाले पन्ना प्रमुख से लेकर हर स्तर तक, हर जगह, हर लेवल तक पार्टी की जड़ों को मजबूत करने वाले ओपी धनखड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। मंच पर बुलाएंगे उनको, उससे पहले सब नजर डाल लेते हैं उनके राजनीतिक सफर पर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। बतौर पार्टी अध्यक्ष सभी को साथ लेकर चलते हैं। राज्य कार्यकारिणी से लेकर बूथ और पन्ना स्तर तक संगठन का निर्माण कर प्रदेश भर में ओपी धनखड़ ने पार्टी की जड़ों को मजबूत किया। ओपी धनखड़ मनोहर सरकार पार्ट 1 में कैबिनेट मंत्री भी रहे। बतौर मंत्री कृषि, पंचायत और पशुपालन समेत 5 महत्वपूर्ण विभाग संभाले। ओपी धनखड़ साल 1978 में आरएसएस से जुड़े। साल 1996 में बीजेपी में शामिल होकर इन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। 2 बार भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में जाटलैंड रोहतक में हुड्डा परिवार को चुनौती दी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को ओपी धनखड़ ने चुनौती दी। हालांकि चुनाव जीतने में सफल नहीं हुए। उसके बाद साल 2014 में ही बादली से विधायक बने तो मनोहर सरकार में प्रभावशाली कैबिनेट मंत्री बने। साल 2019 में विधानसभा चुनाव में हारे, लेकिन पार्टी ने ओपी धनखड़ पर भरोसा जताया और साल 2020 में इन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से लगातार ओपी धनखड़ पार्टी का विस्तार कर पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में 2 से एक उच्च स्तर तक पहुंचाया, सत्ता तक पहुंचाया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मंच पर आए प्लीज। बिल्कुल, बीजेपी के कद्दावर और फायर ब्रांड नेता हैं ओम प्रकाश धनखड़ जो हमारे बीच पहुंच रहे हैं मंच पर और उनसे सवाल जवाब करेंगे। अमित तिवारी, सारी रोशनी हमी पर है। ओवर टू यू अमित। हरियाणा न्यूज के कॉन्क्लेव 2023 में स्वागत है आपका। धनखड़ साहब, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी, और उसके प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी आप संभाल रहे हैं। क्या लगता है 2024 में तीसरी बार वापसी होगी संगठन के बलबूते, नीतियों के बलबूते? निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में हम 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। और इसके लिए जो सूत्र है हमारा वो त्रिवेणी है। त्रिवेणी में पहला है भारत। मैक्रो लेवल पर समस्त भारत को हम देखते हैं तो भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में दुनिया में खड़ा हो रहा है। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, गाड़ियों का, मोबाइल फ़ोन का, दुनिया की फार्मेसी भारत बन रहा है। भारत का ढांचागत विस्तार, हम 152D दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे, ऐसे KGP, KMP, इसके साथ साथ ऑर्बिटल ट्रेन, हम चारों तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी के साथ हमारा ये जम्मू जो जाने वाली, कटरा जाने वाला जो रोड है वो कितनी तेज़ी से बनने लग रहा है। तो ढांचागत विकास, भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती, हम दुनिया की 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था बने हैं और हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 6% से ऊपर है। हमसे 4 देश ऊपर हैं, जापान, जर्मनी, चीन और अमेरिका। अगर हमारी ग्रोथ रेट हम ये मेंटेन कर पाते हैं ग्रोथ रेट, तो हम चौथे नंबर पर भी जा सकते हैं। अब इंग्लैंड हमसे पीछे है, उसको पीछे करके हम 5वें स्थान पर हैं। जो अनसीन हीरोज या फॉरगेटन हीरोज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी,
जिनको कांग्रेस ने याद नहीं किया था या छुपाने की कोशिश की थी जिनके योगदान को, वो सब पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं। हमारे जितने भी ऐसे आस्था के स्थल जिनकी बड़ी बेकदरी रही कांग्रेस के समय में, राम जन्मभूमि हो, बाबा विश्वनाथ हो, केदारनाथ का पुनर्विद्वार हो, महाकाल का पुनर्उद्धार हो, करतारपुर साहिब हो, तो ये जो सब तरह से बड़े लेवल पर भारत को आप देखेंगे तो भारत के हर आदमी में रक्षा क्षमता, अब हम पर कोई अटैक करता है तो जाकर हम ठोकते हैं। हम राजीव गांधी की तरह से बयान नहीं देते कि मैकमोहन लेखा जो है मोटी पेंसिल से खींची गई है कि 20-25 किलोमीटर इधर या उधर पता ही नहीं चलता। तो एक लेवल है जो देश के लेवल पर सबको लग रहा है भारत एक मजबूत देश के रूप में खड़ा हो रहा है। दूसरा है माइक्रो लेवल पर लोगों तक चीज़ों का पहुंचना। जैसे पिज्जा की होम डिलीवरी होती है, अब हर घर में रसोई गैस। कांग्रेस के ज़माने में हर घर तक रसोई गैस थी नहीं, जिनके यहाँ रसोई गैस थी वो बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती थी साहब। हमने भी रागनी बनानी पड़ी थी, सोनिया मैडम गैस दिला दे क्यों रोक सिलेंडर खड़ी होगी, क्या कुओं में गैस सपड़गी क्यों अनबोल खड़ी होगी। ऐसे दृश्य था देश के सामने। लेकिन आज आप देखेंगे हर घर में नल से जल। मैं पंचायत मंत्री रहा हूं, 2014 के बाद का हर घर में शौचालय, कोई अब लोटा बोतल लेके बाहर नहीं जाता। यहाँ बैठे हुए सब लोग, हर एक को 2 वैक्सीन लगी हुई हैं, फ्री लगी हुई हैं। तो ये जो एक एक करके 80 करोड़ परिवारों को अन्न जो पहुंचाने का काम किया कोरोना के पीरियड में, तो ये जो चीजें घटित हुई हैं, यानी जिसको मैं कहता हूं कि चीजों को डिलीवर किया है। हम ऐसा फिर राजीव गांधी जी का उल्लेख कर रहा हूं जो ये कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। मोदी जी किसान सम्मान निधि के 2000 रुपये देते हैं तो 2000 रुपये पहुंचते हैं। हमारे बुजुर्ग लोग, गरीब लोग इलाज कराने में संकोच करते थे कि घर वालों पर कर्ज हो जाएगा, तो वो कहते थे नीले पत्ते वाली गोली ले आऊँगा, हरे पत्ते वाली गोली ले आऊँगा, जो गांव में सामान्य जो वहाँ पर जो चिकित्सा करने वाले लोग होते हैं। लेकिन अब वो मैदानता में भी इलाज करा सकते हैं, उनके पास आयुष्मान का कार्ड, हरियाणा सरकार का दिया हुआ चिरायु कार्ड है। तो ऐसे एक एक करके माइक्रो लेवल पर चीज़ों को डिलीवर करना आम लोगों तक। मैं उपलब्धियां नहीं बता रहा, मैं वो बता रहा हूं जो चीज़ें लोगों तक पहुंची हैं। उपलब्धियों की कई बार श्रृंखला ऐसी होती है कि सरकारें कुछ चीज़ें शुरू करती हैं लेकिन टेल तक चीज़ें नहीं पहुंचती हैं। तो जो चीज़ें वहां तक पहुंची हैं, मतलब मैं इस सरकार के समय में फक्र कर सकता हूं कि भरी सभा में हाथ खड़ा करा सकता हूं कि कौन है जिनको 2 वैक्सीन नहीं लगी, कौन है जिसके घर में जो है शौचालय नहीं है, कौन है जिसके घर में नल से जल नहीं पहुंचा, कौन है जिसके घर में उज्ज्वला की गैस नहीं है। ये ऐसा बात करने का अवसर देना, चीजों को सुनिश्चित करना, कौन घर जिसमें बिजली अब नहीं है इस सरकार के समय में। तो ये जो परिवर्तन है इस सरकार के 14 से बाद के इस समय में, ये करने में हम कामयाब हुए हैं। तीसरा है संगठनात्मक सामर्थ्य। भारतीय जनता पार्टी ने बूथ से लेकर पन्ने तक अपना संगठन का अब हम विस्तार कर रहे हैं। मुझे याद है, मैं पार्टी का बड़ा पुराना कार्यकर्ता हूं, जब हमारा जिले लेवल पर जो संगठन कई लोग बना नहीं पाते अपना, और आपका पन्ना प्रमुख होता है, त्रिदेव भी आप रखते हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख भी रखते हैं, यह इतना मजबूत जो कंसेप्ट है, इस कैसे ये बनता है ऐसा सिस्टम? नहीं, देखिए इसमें हमारी एक परिश्रम है, लगातार तपस्या है। पहले मुझे याद है हमारे जिले इकाइयां मजबूत होती थी और हमारी जो ब्लॉक की मंडल की इकाइयां केवल अर्बन एरिया में मजबूत होती थी। गांव का मंडल हमारा तब उस दिन काम करता था जिस दिन हम जाते थे, मीटिंग करते थे, उस दिन वो आकर बैठते थे, लगातार काम नहीं करता था। हम सने सने करके अब हमारे 311 मंडल हैं और इस लेवल पर हम पहुंचे हैं कि एक दिन में हम सभी मंडलों की बैठक कर सकते हैं। और हमने पीछे किया दिसंबर में, एक दिन में सभी मंडलों की बैठक, और जो हमारी औसत अपेक्षा थी वो पूरी हुई। उससे मंडल से नीचे फिर हमने शक्ति केंद्र बनाए। शक्ति केंद्र का भी मैं कहूं कि पहले हमारी ये बड़ी अढोक इकाई थी। जैसे हम जब भी जाते थे तो एक मंडल में 10 औसत रूप से शक्ति केंद्र है, कहीं 12 हो सकते हैं, कहीं 11, कहीं 9 हो सकते हैं। तो वो किसी को भी पकड़ के बैठाता था, ये शक्ति केंद्र प्रमुख हैं। लेकिन आज हमारे पोर्टल पर एक एक शक्ति केंद्र के प्रमुख का नाम है, शक्ति केंद्र का एरिया डिवाइडेड है। अब उससे नीचे हम चले गए हैं जिसको हम त्रिदेव कहते हैं। तो 19,846 जो बूथ हैं, हर बूथ का अध्यक्ष है, हर बूथ पर एक BLA 2 है जो वोटर लिस्ट संभालेगा, हर बूथ का एक सीनियर कार्यकर्ता पालक के नाते,
जैसे घर में बड़ा होता है वो मेरी मंडल कार्यकारिणी का सदस्य उसको देखेगा। फिर उससे भी हम अब नीचे चले गए, जिसको पन्ना, 60 वोटों पर 15 परिवारों पर एक कार्यकर्ता, उसी पन्ने में से एक कार्यकर्ता। ये मेरा 85% काम हो चुका है। 9 विधानसभाओं का 100% हो गया है। उन्होंने अपने सम्मेलन भी कर दिए हैं। 23 जून तक सबको समय दिया हुआ है, ज्यादातर मई में होंगे। हम ये सभी पन्ना प्रमुख बना के पार्टी ने एक पोर्टल इसके लिए लॉन्च किया हुआ है, सरल पोर्टल। उस पर सबको फोटो समेत चढ़ा के नंबर वेरीफाइड करके, और जैसे आपका कॉन्क्लेव हो रहा है ऐसा उनका कॉन्क्लेव, उनका सम्मेलन हम जो है ये 23 जून तक के लक्ष्य में पूरा करेंगे। इनकी संख्या होगी 3,71,000। इससे ऊपर का जो कैडर है उसकी संख्या है 1 लाख, जो शक्ति केंद्र में है 4400, जो उससे ऊपर मंडल के पदाधिकारी कार्यकारिणी में है, जिला कार्यकारिणी में, प्रदेश कार्यकारिणी में, ऐसे 4,71,000 लोगों का पार्टी का कैडर ये 23 जून तक हम खड़ा कर लेंगे। तो हम इस त्रिवेणी के आधार पर, पहले बताया मैक्रो लेवल पर भारत की मजबूती, दूसरा बताया लोगों तक जरूरत के हिसाब से राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से डिलीवरी उनके दरवाजे तक, और तीसरा सांगठनात्मक सामर्थ्य। 100वां संस्करण आ रहा है प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 30 अप्रैल को, उसके लिए भी खास व्यवस्था धनखड़ साहब की ओर से की गई है, लगातार चर्चाएं चल रही है पहले से ही उसकी। देखिए, प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी मन की बात में देश के मन की बात करते हैं। वो देश में सामाजिक संगठनों के द्वारा और व्यक्तिगत प्रयासों से जो भी कोई देश के किसी भी हिस्से में काम होता है उस काम का उल्लेख 1 महीने में आखिरी रविवार को 11 बजे करते हैं। पहली बात तो ये है कि इस सारे को निभाना, चाहे वो विदेश में है, चाहे वो देश में है, चाहे वो चुनाव में है, कैसी भी परिस्थिति में है, सबसे पहले मैं इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि इस नियम को उन्होंने लगातार निभाया। एक भी मन की बात छुटी नहीं, हर बार उन्होंने मन की बात के कार्यक्रम को किया और हम इस 100 की यात्रा तक पहुंचे। 100 अपने आप में एक ऐसा आंकड़ा है जिसको भारत में बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। कोई क्रिकेटर सेंचुरी मार देता है, किसी व्यक्ति की जो है 100 साल की आयु हो जाती है, किसी भी तरह से 100 के आंकड़े को पार करना ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस बार पार्टी ने तय किया कि उनकी 100वीं मन की बात है, इसको मेगा लेवल पर हम जो है सेलिब्रेट करें। तो हमने तय किया है सबने कि हर विधानसभा में 100 स्थानों पर और कम से कम 100 लोगों को हाजिर करें, उनको बुलाएं। तो हमने इसके लिए आज जो मेरे पास डाटा आया है सुबह 9,630 ऐसे, क्योंकि 630 जो है 9,000 हमारा अपना आंकड़ा है, 90 विधानसभा है, 630 ऐसे बाहर के लोग तैयार हो गए हैं। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई फैक्ट्री, कहीं सफाई कर्मचारियों ने कहा है कि हम रेवाड़ी में प्रधानमंत्री जी की मन की बात इकट्ठे होकर सुनेंगे, हजारों की संख्या में। तो ऐसे जगह जगह और लोग तैयार हो गए। मुझे लगता है कुछ और इस उत्साह में और कुछ सारे लोग तैयार होंगे। तो ये बड़े व्यापक लेवल पर हम इसको सुनेंगे। 9 लाख लोग अगर ये सब आते हैं तो 9 लाख लोग हरियाणा में सुनेंगे। इसको हम, हमारा जो प्रधानमंत्री जी का एक ऐप है नमो ऐप, उस पर अपलोड भी करेंगे। और मुझे लगता है कि ये किसी नेता की बात सुनने का अब तक का सबसे बड़ा विश्व रिकॉर्ड होगा, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज इसको लेकर सक्रिय हो गई हैं और जो है इसके लिए एक विंडो भी हमको अपलोड करने की केवल 2 घंटे की दी गई है। जब ये रिकॉर्ड का विषय नहीं था तो हम 2 दिन तक चढ़ाते रहते थे, लेकिन अब ये 10:30 बजे से 12:30 के बीच में ही उसको हमने अपलोड करना है, क्योंकि ये जितने स्थानों पर होगी तो पूरे देश भर में जितने स्थान और विधानसभाएं वो 4,500 से के आसपास होती हैं और उसमें 100 स्थान, तो इतने स्थानों पर जाकर कोई रिकॉर्ड ले नहीं सकता। तो वो डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर ही शायद इसका आकलन करेंगे। इसलिए ये एक, मैं कहूँगा कि अब तक का कोई विश्व रिकॉर्ड ऐसा बनेगा कि किसी नेता ने करोड़ों लोगों के साथ एक साथ बात की। ये 30 अप्रैल को इतिहास घटित होने वाला है। और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में मेरी 10,000 लोगों से, ये 9,000 जो 630 लोग हैं इनसे मेरी बात हो रही है। कुछ ऊपर के लोग हैं पदाधिकारी जो इंचार्ज नहीं है, तो इसलिए 10,000 लोग मैंने कहा। 5,000 लोगों से मेरी सुबह 9 बजे वर्चुअल कॉल हुई है। अब शाम को 7 बजे फिर 5,000 लोगों से वर्चुअल कॉल है, जिनके जुम्मे डायरेक्टली ये काम है। हर एक की जगह तय है,
हर एक का व्यक्ति तय है और समय तो पहले से ही इस बात का तय है और हमने हर एक के लिए न्योता भी दिया है। 150 लोगों को हम निमंत्रित कर रहे हैं 100 लोग बुलाने के लिए, कार्ड भेज रहे हैं, कार्ड भी छपा है, 13.5 लाख कार्ड इस विषय के छपे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आपने काम किया, किसान मोर्चा में भी काम किया, सरकार में भी मजबूती से रहे, अभी संगठन में मजबूती से खड़े हैं। कृषि मंत्री के रूप में काफी कार्य आपने किया, उसके बाद अब क्या लगता है जो कुछ रह गया था मन में कुछ, वो इस बार पूरा हुआ? कृषि मंत्री जी अब कर पाए वो काम? देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि दलाल साहब उन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि हम भावांतर भरपाई लेकर आए थे, उसमें जो है फसलों की संख्या बढ़ी है। हम अपने समय में हमने 12,000 रुपये कंपनसेशन किया था और बहुत अच्छे से मुआवजा लगभग 1,000 करोड़ का औसत आ रहा था। साल भर का बीमा भी जो है मेरे समय में ही शुरू हुआ, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि वो 12 से 15 हो गया है और इन वर्षों में 1100 करोड़ का औसत जो है बीमा और वो मिला के किसानों को जा रहा है, जबकि कांग्रेस के पूरे टाइम में 1 साल के बराबर का कंपनसेशन था 1100 करोड़। हालांकि कांग्रेसी लोग बात बहुत बड़ी बड़ी कर देते हैं, कई बार वो ध्यान भी नहीं रखते कि हम 1.5 रुपये 2.5 रुपये के चेक देते थे। कई बार मैं देखता हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बयान कि हमारी सरकार आएगी तो C2 किसानों को देंगे। ये एक फार्मूला है जिसके माध्यम से किसानों की प्राइस कैलकुलेट होती है। हम A2+FL दे रहे हैं अभी, लेकिन जो वो C2 की बात कर रहे हैं जिसकी सिफारिश स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में थी, ये रिपोर्ट को 8 साल दबाए रखने का काम उन्हीं की पार्टी ने किया था। 2006 में रिपोर्ट सबमिट हो गई थी और उसको झाड़ कर भी नहीं देखा। जब उनको लगा कि इस पर बड़ा हल्ला हो रहा है तो उन्होंने 2010 में एक कमेटी बनाई जिसके खुद मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, बादल साहब थे, अभी चले गए, बहुत ही कद्दावर नेता थे। सारे देश ने एक तरह से उनको, प्रधानमंत्री जी ने आज आर्टिकल लिखा है उन पर, भावांजलि उनको दी है। नीतीश कुमार जी थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी उसमें थे। 2010 दिसंबर में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट की भी गर्द तक 4 साल में झड़ी नहीं। मतलब जैसे कांग्रेस झूठ बोल के राजस्थान में कि हम कर्जा माफ करेंगे, राहुल गांधी के वो बयान इतने दिन में नहीं हुआ तो मैं खुद देखूंगा, वो सब वहाँ लोग पूछते रह गए कि हमारे कर्जे का क्या हुआ जी। तो ऐसे झूठ बोलकर राजनीति करते हैं, लेकिन अब वो जमाना चला गया है। अब डाटा लोगों के सामने होता है, आंकड़े नीचे तक पहुंचते हैं। मुआवजा बांटते हुए कभी किसानों को धनखड़ साहब का नाचने का मन हुआ करता था। अब विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि जो अब फसलों का जो नुकसान हुआ उसमें प्रति एकड़ के हिसाब से काफी कम रकम रखी गई है। आप क्या कहते हैं? अब जो आंकड़े हैं वो आपके सामने हैं। विपक्ष तो किसी भी बात को किसी भी तरह से घुमा के अपने तरीके से कहने का आदी है। वो देने वाले क्या है? मैंने अभी आपके सामने आंकड़ा रखा। कांग्रेस के समय में 6,000 रुपये मुआवजा कुल मिलता था और 2.5 रुपये के चेक मिलते थे। अभी 15,000 रुपये प्रति एकड़ का डिजास्टर मैनेजमेंट का मुआवजा है और 30 से 35,000 रुपये तक फसलों का जो कंपनसेशन है वो बीमा का है। मैं कह रहा हूँ कि 9,900 करोड़ पर ये कंपनसेशन पहुँच गया है। इससे पहले कुल मैं कह रहा हूँ कि 1100 करोड़ रुपये सालाना का कंपनसेशन ये लगभग किसानों को पहुँचा है। कांग्रेस के 10 साल में 1100 करोड़ नहीं पहुँचा था। ये आंकड़े जो अभी मैंने बताए, शायद आपका ध्यान नहीं था, अपने सवाल पर ध्यान था। सवाल पर ध्यान इसलिए भी था क्योंकि अभी मुआवजे को लेकर जो भी घोषणा हुई है उसके लिए हमारे दलाल साहब से भी बात हुई थी। अभी दलाल साहब इसी मंच पर आपसे पहले भी आए थे। लेकिन क्या लगता है विपक्ष बार बार जो किसानों की बात कर क्या चाहता है, उसका जो मंतव्य क्या है किसानों की बात छेड़ने का? नहीं, बात छेड़ना तो अच्छी बात है, लेकिन जो किसानों के लिए हो रहा है, क्या कांग्रेस ने कभी किसान सम्मान निधि थी? क्या किसान के समय कभी फसल बीमा हुआ था? पूछेगा ना कांग्रेसियों से। क्या उन्होंने जो डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा पहले ही जब ओलावृष्टि हुई थी 2015 में और जब 1,025 करोड़ रुपया बांटा था, क्या कभी कांग्रेस ने बांटा था? दूसरे साल में जो 900-950 करोड़ रुपया जो कपास पर सफेद मक्खी आई थी, जो बांटा था, कभी कांग्रेस ने बांटा था? भाई साहब, उनकी बातें केवल और केवल वो बातों से खेलना, बयानवीर बन के खेलना चाहते हैं। लेकिन यहां रियल में चीजें लोगों तक पहुंच रही हैं, हम उसको करके दे रहे हैं, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं और उसका रियल टाइम डाटा है। लोगों के खाते में जो गए हैं वो आंकड़े हैं। इसलिए अब ये नहीं चलेगा कि आप यहां के बता जाओ कि मैं बड़ा किसान हितैषी हूं, आपकी रिपोर्ट धूल चाट रही है,
मैं स्वामीनाथन लागू करूंगा, 8 साल रिपोर्ट नहीं जा रही है, हमने मुआवजा दिया। क्या मुआवजा दिया? मैं कह रहा हूं ना 1100 करोड़ आपका 10 साल का था, 100 करोड़ की भी 110 करोड़ की भी औसत नहीं आ रही थी, यहां 1000 करोड़ 1100 करोड़ की औसत आ रही है। क्या भावांतर भरपाई आपके पास थी? क्या आपके लिए बागवानी फसलों का बीमा आपके पास था? तो इसलिए जो इस तरह की घोषणाएं करते ये लोग रहे हैं, जो कहते रहे हैं, झूठ बोलते रहे हैं, जैसे मैंने कहा राजस्थान में और में कई राज्यों में हम कर्जा माफ करेंगे सरकार लाने के लिए, ऐसी सब घोषणाएं करते रहे हैं। ये पार्टी झूठ बोलकर सरकार में आने की झूठे नैरेटिव के आधार पर कोशिश करती है, लेकिन अब वो जमाना चला गया है, क्योंकि सत्य भी हर व्यक्ति तक पहुंचने का एक रास्ता बन गया है। ओम प्रकाश धनखड़ अपने पार्टी के नेटवर्क से 4,71,000 लोगों तक किसी भी बात को अब 5 मिनट में पहुंचाने में सक्षम है। धनखड़ साहब, अभी आपने शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक थी, उस दौरान आपने कहा कि लोकसभा की 10 सीटें जीतने का जो लक्ष्य आपने बताया कार्यकर्ताओं को, 10 में कहीं जेजेपी का नाम नहीं था, 10 है भी नहीं उनके पास में, कोई भी नहीं है, तो गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा या एकला चलो की राह? अच्छा, सवाल आपका पहले था या दुष्यंत जी के आने के बाद शुरू हुआ है? खैर, अगर ये बात छिड़ी है तो मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी भी हमारे बीच में जोरदार तालियों के साथ हम इनका भी अभिनंदन करते हैं। वो मेरे साइड से आगे मैंने देखा नहीं था, लेकिन सवाल ये बनता है क्योंकि आपने शक्ति केंद्र सवाल की टाइमिंग ये कहती है, टाइमिंग सही, हमारा और जेजेपी का बहुत अच्छा गठबंधन चल रहा है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ये सवाल भविष्य पर है, जब वक्त आएगा तो मिलकर जो तय करेंगे वो आपको बताएंगे। नहीं, कई बार दुष्यंत जी भी सामने बैठे ही हैं, कई बार कार्यकर्ता जेजेपी के हैं, वो डिप्टी हटाने की बात करते हैं, आप मनोहर लाल जी को तीसरी बार लाने की बात करते हैं, तो इस सब के बीच में कई बार ऐसा लगता है कि गठबंधन आज है कल नहीं है, ऐसी रहती है स्थितियां। अपने अपने संगठन को मजबूत करना ये बहुत स्वाभाविक है, करना ही चाहिए। आज मैंने कहा बहुत अच्छा गठबंधन चल रहा है, जब वो वक्त आएगा 2024 के चुनाव का, तो जो हम निर्णय करेंगे आपस में वो आपसे साझा करेंगे। 2024 को लक्ष्य रखकर क्या कुछ विशेष तैयारियां की जा रही है? हालांकि आपने जैसा बताया कि शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, पन्ना प्रमुख हैं, त्रिदेव है, वो एक बूथ 10 यूथ और तमाम तरह की बातें हैं, पन्ना समितियां भी बना दी गई हैं, तो इस सब कंसेप्ट के साथ आपकी लड़ाई तो चलती रहती है, लगातार आप तैयारियों में लगे ही रहते हैं। विशेष रूप से क्या बातें हैं जिनको लेकर अब जनता के बीच जाएगा? देखिए, जिनको लेकर हम जाएंगे, आपने एक बात कहा, वो अभी काम हमने किया नहीं है, उस काम को हम करने वाले हैं अटल जी के जन्मदिन तक, 25 दिसंबर तक। जिसको आपने पन्ना समिति कहा उसको हम करने वाले हैं। जो हमारा 4,71,000 का कैडर है वो 20 लाख तक, 4,71,000 वाले का 20 लाख तक कैसे पहुंचे, हर पन्ने पर 5 लोगों की कमेटी के लिए हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो मुख्य कैंपेन हम करने वाले हैं वो है लाभार्थी संपर्क। जो हम कार्यकर्ता खड़ा कर रहे हैं, हमारे संगठन की एक यात्रा है। पहले हम केवल थे संगठनकर्ता कि कुछ लोग अपने साथ जोड़ें, जब जनसंघ बना, फिर हम चुनाव लड़ने लग गए तो इलेक्शन मैनेजमेंट के कार्यकर्ता बन गए, लेकिन चुनाव जीतते कम थे, हारते ज़्यादा थे जनसंघ के समय में। समय करके फिर हम इस प्रकार का कि चुनाव जीतें तो फिर आंदोलनकर्ता बने, राम जन्मभूमि आंदोलन, कश्मीर मार्च, बड़े बड़े आंदोलन किए तो आंदोलनकर्ता बन गए। फिर हम चुनाव जीतने वाले भी बन गए तो वोट मैनेजमेंट करना भी सीखा, तो चुनाव में विजयी होने लग गए। फिर जब कोरोना आया तो प्रधानमंत्री जी ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एक नई दिशा दी, सेवा ही संगठन है, और उस नाते से हमने कोरोना काल में, मेरी पार्टी ने बहुत ही अच्छे तरीके से नीचे तक जिसको जो चाहिए था उस काम में लगे, चाहे वो ऑक्सीजन के प्रबंधन का काम था, रेमडेसिविर का था, जो भी किसी को बेड मिलने की ज़रूरत थी, रोटियां नहीं थी। मुझे अनिल विज जी ने फ़ोन किया कि हमारे सरकारी अस्पतालों के साथ कैटरिंग नहीं है और इस समय ज़रूरत पड़ गई है, तो सभी अस्पतालों के साथ हमने रसोई चला के भोजन की व्यवस्था में हम लगे, बाकी लोगों के भी लगे, किसी को ज़रूरत थी तो सेवा ही संगठन के मंत्र के साथ बढ़े। अब हम सरकार जो चल रही है, केंद्र की चल रही है, यहाँ बीजेपी जेजेपी की गठबंधन की सरकार चल रही है, ये सरकार जो योजनाएं बनाती है उसको अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुँचे, ऐसे प्रशासनिक सहायक बनकर एक तरह से काम कर रहे हैं कि किसका चिरायु कार्ड नहीं बना, किसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना, बीपीएल बनना चाहिए था नहीं बना,
किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए थी, कहीं कठिनाई रह गई है। जो भी चीज़ें सरकार की हैं, चाहे राज्य सरकार की हैं, तो इस प्रकार से हम उस संगठन को, लाभार्थी को लाभ पहुँचे, और जिस लाभार्थी को लाभ नहीं पहुंचा है और वो उसका योग्य है, तो उसके पहुंचने का माध्यम बनना, इस काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा संगठन खड़ा करने का लक्ष्य मात्र चुनावी नहीं है। संगठन खड़े का करने का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक। जब विद्यार्थी परिषद में थे ना, तो हम एक गीत गाते थे, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों में ने पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त फिर भी, थके पंछियों के परों में ने पहुंचा। लेकिन जैसे मैंने कहा, अब आखिरी व्यक्ति तक भी चीजें पहुंचती हैं। ये जो है इन सरकारों का काम है, और संगठन उसमें माध्यम बनता है। इसी के माध्यम से हम 2024 के चुनाव में जाएंगे और निश्चित रूप से तीसरी बार सरकार बनाएंगे और लोकसभा में विजयी होंगे। आपने कहा कि अंतिम व्यक्ति का उदय हो रहा है, जिस प्रकार की नीतियां हैं वो सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। कई बार देखा जाता है कि सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं रहता, पीड़ित जो कार्यकर्ता हैं वे संगठन अध्यक्ष के पास आते हैं। तो ऐसी स्थितियां आपके सामने भी आई कभी पिछले 4 साल के दौरान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक, मैं कहूँगा कि मुझे इस बात का फक्र है कि भारतीय जनता पार्टी का ये कौशल है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये समझता है केवल काम करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, तालमेल रखना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बहुत कुशलता के साथ वो हर लेवल पर विधायकों से, सांसदों से और प्रदेश लेवल पर पूरी सरकार के साथ बेहतरतम तालमेल के साथ काम करता है। और जैसे मैंने कहा कि सरकार की नीचे चीज़ों को नीचे तक पहुंचाना, और सरकार में भी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी संगठन के लोगों के साथ उसी प्रकार से। कल हमारे मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के 13,000 कार्यकर्ताओं के साथ बात करने वाले हैं, जो हमारे जिले में है, जो हमारे मंडलों में है, जो हमारे शक्ति केंद्र के हैं। ऐसी एक सूची हमने उनको दी है कि कल वो उनसे बात करेंगे। और इसी तरह से जो सरकार में हमारे मंत्रीगण हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, पार्टी भी उनसे दबा के काम लेती है। इसलिए यहाँ ताना बाना इतना गजब का है कि ये जो चादर है ये ताने बाने के साथ बहुत मजबूती के साथ काम करती है। ऐसी चीजें अगर आप ढूंढनी है आपने, तो कांग्रेस में ढूंढिए। देखिए, एक समय जींद में सुरजेवाला जी कैथल में अपना असर रखते थे, आज कहाँ हैं? जयपुर पहुंचा दिए। एक समय शैलजा का परिवार सिरसा में अपना प्रभाव रखता था, आज कहाँ है? एक समय कुलदीप बिश्नोई, उनका परिवार सिरसा में अपना असर, हिसार में अपना असर रखता था, आज हमारी पार्टी में है। उनके दिग्गज नेता थे, आज हमारे दिग्गज नेता हैं। राव इंद्रजीत सिंह जी का एक तरह से अहिरवाल पर पूरी पर प्रभाव, एक समय कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, आज हमारे दिग्गज नेता हैं। आज किरण चौधरी जी कितना तालमेल बैठा पा रही हैं। तो ये जो बाप बेटे की राजनीति के लिए पूरी कांग्रेस को जिस प्रकार से प्रभावहीन किया है, और एक समय में हम इस बात पर, मतलब मैं खुद एज ए व्यक्तिगत ओम प्रकाश धनखड़, मैं इस बात का ये मानता था कि कांग्रेस पार्टी के लोग बड़े कद्दावर लोगों को साथ लेकर चलने में कामयाब होते हैं, और उनका इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट कांग्रेस से अच्छा है। हम सब कद्दावर नेताओं को साथ लेकर चल पा रहे हैं, सरकार और संगठन मिलकर काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी ने अपने को शिकोड़ दिया है। कई आपने बात की शैलजा कुमारी की, रणदीप सुरजेवाला की, कई ऐसे नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी पिछली सरकार में कई कद्दावर मंत्री रहे, वो चुनाव हार गए दुर्भाग्य से। वो अब कहीं उनका कहीं नजर नहीं आते, वो संगठन में काम करते हुए भी नजर नहीं आते, सार्वजनिक तौर पर भी काम करते हुए नजर नहीं आते। ऐसे कई लोग हैं जो उनको आगे नहीं लाया जा रहा है। ऐसा कोई? मेरे समय में तो कोई खाली नहीं है। आपके पास कोई है तो नाम बताइए। अभी कर्नाटक चुनाव चल रहा है, जालंधर चुनाव चल रहा है, मेरे को तो, मैं लिस्ट मांगता हूं, मिलती नहीं है कि खाली कौन है। अगर आपके पास कोई सूची है तो जरूर दीजिएगा। हर कार्यकर्ता को काम, और हर काम के लिए कार्यकर्ता, इसी मंत्र के साथ हम काम करते हैं। एक भी खाली नहीं है। अगर आप पे हो, लाखों में खाली हो, तो मुझे सूची दीजिएगा। मैं तो वेट कर रहा हूं कि ऐसे कोई मिले उनको और काम पर लगा सको। मुझे अभी जरूरत है। बहुत सारे और आगामी चुनाव आने वाले हैं, राजस्थान का चुनाव आने वाला है, मध्य प्रदेश का चुनाव आने वाला है। मैं तो सूचियां बना रहा हूं जिनको भेजना है, जरूर दीजिएगा। ड्यूटी लगा दीजिए। अभिमन्यु जी भी हैं, अभिमन्यु जी हमारे, विपुल गोयल जी भी हैं, कई ऐसे। ध्यान से सुनिएगा। कैप्टन अभिमन्यु जी
हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, हर जिले का एक सीनियर पालक कार्यकर्ता है। मुख्यमंत्री जी करनाल के पालक है, मैं झज्जर का पालक हूं, अभिमन्यु जी हिसार जिले के पालक कार्यकर्ता हैं। वहां की सारी राजनीति को संभालने का दायित्व कैप्टन अभिमन्यु जी है। कैप्टन अभिमन्यु जी पार्टी के 15 लोगों के कोर ग्रुप के माननीय सदस्य हैं। दोबारा मत कहना इस बात को, आपकी जानकारी नहीं है तो ठीक कर लीजिए। और विप्लव देव जी को भी असम के चुनाव में, उत्तराखंड के चुनाव में, हिमाचल के चुनाव में, अभी भी मैंने पूछा था दिल्ली के चुनाव में कि आप कर्नाटक जाना इच्छुक हैं। उन्होंने खुद को थोड़ा निवेदन किया, थोड़ा मैंने भी इसलिए कि अभी फरीदाबाद का नगर निगम का चुनाव सिर पर है, इसलिए वहां की ड्यूटी से रोका है, नहीं तो हर समय अग्रणी सिपाही की तरह वो लड़ते हैं। कोई और नाम हो? एक बात करें तो राज्यपाल के रूप में आपने आगे बढ़ाया, सत्यपाल मलिक जी की बात करें, इन दिनों उनके बयान भी आ रहे हैं, कई तरह खापे भी उनके समर्थन में उतरी हुई हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जो भी बातें उन्होंने कही हैं, एक तो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, और सुरक्षा के विषय बहुत ही मैं कहूँगा कि संवेदनशील होते हैं। देश के हर नागरिक को सुरक्षा के विषयों पर बात करते समय देश के प्रति जो संजीदगी है, उस संजीदगी का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और अगर उनके साक्षात्कार को आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खुद पर ही ली हैं। मैंने भी उनके साक्षात्कार को बहुत ध्यान से सुना है। उन्होंने कहा कि 7 दिन तक कोई गाड़ी घूमती रही, मैं ही मुखिया था स्टेट का, मेरी ही जिम्मेवारी थी, तो उन्होंने उन बातों को अपने पर भी जिम्मेवारी ली है। मेरा निवेदन ये है कि ऐसे विषयों को जो है हम मीडिया में भी, बाकी सभी समय भी, देश की जो भी एक इस सारे की सिक्योरिटी से जुड़े हुए विषय हैं, कौन सी चीज़ कब किस माध्यम से जाएगी, ये तय करना हमारी एजेंसीज का काम है। ये हम पब्लिक डोमेन पर इन पर बहस नहीं कर सकते। फौज बाई रोड भी जाती है, फौज बाई रेल भी जाती है, फौज जहाज़ों से भी जाती है। ये जनता के विषय के बीच में आकर या मीडिया में आकर जिस चीज़ का फायदा किसी पड़ोसी देश को हो, जिन बातों का, जरूर इन बातों की संवेदनशीलता को समझते हुए हम सबको ही उस विषय पर बात करनी चाहिए। आपसे भी मैं ये निवेदन करूंगा। धन्यवाद धनखड़ जी, आपने बेबाकी से और तमाम सवालों के जवाब दिए, और पार्टी संगठन की जो गतिविधियां चल रही है मजबूती से आपके नेतृत्व में हरियाणा में और दूसरे भी आप इलाकों में जाते हैं, उसकी चर्चा यहाँ इस मंच पर की, हरियाणा न्यूज के मंच पर। हरियाणा न्यूज का एक मकसद है, इस कॉन्क्लेव का मकसद है कंक्लूजन निकालना 2024 के लिए, क्या कंक्लूजन निकल कर आता है, चाहे वो पार्टी के संगठनों की बात की जाए या तमाम दूसरी बातें की जाए। तो धन्यवाद आपका, अभिनंदन, स्वागत, आप इस मंच पर आए, और आभार जो आपने तमाम बातें हमारे साथ चर्चा की। आपका भी और हरियाणा न्यूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर अपना कीमती वक्त निकालने के लिए और इस कॉन्क्लेव में आने के लिए। ओम प्रकाश धनखड़ जी, मैं चाहूंगा कि आप मंच पर रुके सर, और मैं अनुरोध करूंगा अपनी एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता जी से कि वो भी मंच पर आएं, ओम प्रकाश धनखड़ जी को सम्मानित करें। प्लीज जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से। तो एक से एक बेहतरीन सेशन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।